और टाइम्स नाउ ने भी पिछले दिनों एक सर्वे किया था जिस पर हमने एक बड़ा कार्यक्रम अपने दर्शकों को दिखाया था सत्य हिंदी पे। उसके डेटा को, उनके आंकड़ों को जब मैंने बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से देखना शुरू किया तो मैं ये जानकर थोड़ा हैरान में रह गया कि जिस एनडीए के बारे में अभी तक माना जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन से बहुत आगे हो सकता है, वहां पर जो वोटों का डिफरेंस था, जो वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस था, वो काफी नैरो था। इसमें अगर आप देखें तो एनडीए गठबंधन के पास 42.60% वोट, ईटीजी रिसर्च टाइम्स नाउ का सर्वे कहता है। इंडिया गठबंधन को 40.20, यानी दोनों के बीच में तकरीबन 2.4% का फासला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा शेयर है। जब इसमें मैंने थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की तो हमें ईटीजी रिसर्च से यह पता चला कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो तकरीबन 27 से 28% के आसपास है इसमें। हालांकि उन्होंने ब्रेकअप नहीं दिया था, लेकिन जो मैंने बातचीत की उससे मुझे यह पता चला। यानी जो सीएसडीएस का डेटा कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर अब बढ़ के 29% हो गया है, वो कहीं ना कहीं ईटीजी रिसर्च और टाइम्स नाउ का सर्वे भी इस बारे में अपनी मुहर लगाता है और ये कहता है कि 19% से बढ़ के 27-28% के आसपास आ गया है। यानी दोनों एक चीज इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब लोगों के बीच में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब ये जो डेटा हमने आपको ईटीजी रिसर्च और टाइम्स नाउ का दिखाया था कि दोनों गठबंधनों के बीच में, इसमें एक चीज है कि इंडिया गठबंधन में बीआरएस का डेटा नहीं जोड़ा गया है और एनडीए के साथ जो जगनमोहन रेड्डी हैं और बीजू पटनायक, उनका डेटा भी नहीं। ये बीजू पटनायक, बीजू जनता दल और जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, ये न्यूट्रल रहते हैं, जो भी सत्ता में होती है उनके साथ ही चले जाते हैं। बीआरएस का जो स्टैंड पॉइंट है वो बहुत हद तक आज की तारीख में बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। बीआरएस को 1.15% वोट मिल रहा है अखिल भारतीय स्तर पर। अगर हम ये मान के चलें कि बीआरएस और इंडिया गठबंधन एक साथ आ जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो यह आंकड़ा बन के होता है 41.35%। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जो इंडिया गठबंधन प्लस बीआरएस के साथ एनडीए का जो अंतर है वो घट के 1.25% हो जाता है। कार्तिक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आके यहां पे रुक जाता है। एनडीए और इंडिया वैसे भी 2.4 का जो अंतर है वो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं मान सकते। इसका मतलब लड़ाई टफ है, एनडीए को अभी भी एज है, लेकिन ये मान लेना कि एनडीए वॉकओवर पा जाएगा इंडिया के ऊपर या इंडिया वॉकओवर दे देगा, वो बात नहीं है। तो इसमें आशुतोष जी एक सीट शेयर का भी बता देते हैं, मुझे लगता है जस्ट फॉर कॉशन, ताकि व्यूअर्स को पर्सपेक्टिव मिले इसका। हालांकि इन्होंने बहुत क्लोज बताया है वोट शेयर में, लेकिन सीट शेयर में ईटीजी एनडीए को 296 से 326 सीटें दे रहा है और इंडिया को 160 से 190 सीटें दे रहा है। अब आपका सवाल कि 2 परसेंटेज पॉइंट का गैप या 2.5 परसेंटेज पॉइंट का गैप तकरीबन, तो सीटों में इतना गैप कैसे, इस पर भी आएंगे। लेकिन आपका पहले सवाल कि ये गैप बिल्कुल नैरो है, मैं इस बात से मानता हूं। और एक्चुअली आशुतोष जी मुझे लगता है एनडीए कहना बेईमानी है, ये बीजेपी ही है मोटा मोटा। जो 40 मतलब बेईमानी, मैं थोड़ा मजाक में भी कह रहा हूं, लेकिन आप जो ये एनडीए 42.6 देख रहे हैं, इसमें 38 से 39%, अगर हम सीएसडी का आंकड़ा देखें 39% अगर बीजेपी है तो अलायंस सिर्फ 3-3.5% वोट दे रहे हैं। जबकि इंडिया एक्चुअली में एक अलायंस है जहां पे बीजेपी 29%, कांग्रेस 29% ला रही है और बाकी वोटर्स, बाकी पार्टीज 11% ला रही है। तो अब आप समझिए इसका ये कॉन्ट्रडिक्शन कहां से आ रहा है कि इंडिया अलायंस एक पैन इंडिया प्रेजेंस का वोट है। ये जो 40.2% वोट है वो पूरे कंट्री से, आप कहीं कोई भी स्टेट ले लीजिए वहां पे इंडिया अलायंस है। लेकिन जो एनडीए का वोट शेयर आ रहा है वो कुछ राज्यों से ज्यादा आ रहा है। मसलन एनडीए की प्रेजेंस केरल में कुछ नहीं है, आंध्रा में कुछ नहीं है, तेलंगाना में बहुत कम है, पंजाब में भी ज्यादा नहीं है। तो इंडिया अलायंस एक पैन नेशनल अलायंस है, तो उसका वोट ज्यादा स्कैटर्ड है, तो उसका जो कन्वर्जन है वोट टू सीट में वो पुअर है। लेकिन क्योंकि एनडीए का वोट बीजेपी की वजह से हिंदी हार्टलैंड में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए उनका जो वोट टू सीट कन्वर्जन है वो बहुत बेहतर है। तो अंततः बिकॉज हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जब सीट कन्वर्जन की बात आएगी तो 2% के गैप पर भी सीटों में
एक बहुत बड़ा गैप जो कि मैंने अभी बताया कि 190 अपर एंड पे और सामने 296, तो 100 सीटों का गैप 2% दे रहा है। इसका रीजन साफ है कि जो एनडीए का वोट शेयर है वो कॉन्सेंट्रेटेड है और जो इंडिया का वोट शेयर ज्यादा स्कैटर्ड है। और यहां फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, इसका तोड़ केवल इंडिया अलायंस के पास एक है कि कांग्रेस को हिंदी पट्टी में बीजेपी को टफ फाइट देकर सीटें अपनी तरफ फ्लिप करनी पड़ेंगी। आपने कहा सीटें अपनी तरफ करनी पड़े, लेकिन इसका एक अगर काउंटर आर्गुमेंट अगर मैं ये दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी उत्तर भारत में इतना ज्यादा वोट शेयर दिखता है कि कहीं ना कहीं उनको 60% के ऊपर ज्यादा वोट मिलता हुआ नजर आता है, तो जब तक कि उसमें सब्सटैंशियल ड्रॉप ना दिखाई पड़े, क्या वो सब्सटैंशियल ड्रॉप होता हुआ आप दिख रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस में जो उछाल है वो उसको सीटों में तब्दील कर सके? देखिए आशुतोष जी, इसमें ना माइक्रो मैनेजमेंट लगेगा सीटों में। जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण, मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां कांग्रेस बड़े मार्जिन से हारी, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश की ट्राइबल बेल्ट की सीटें अगर आप देखें वहां मार्जिन कम थे। तो अगर एक फोकस्ड अप्रोच से आप सीटों का आकलन करें कि ए 1 by 1, तो आप पाएंगे कि हर स्टेट में आपको ऐसी 5, 10, 15 सीटें बड़े स्टेट्स में या छोटे स्टेट में ऐसी 5 सीटें मिल जाएंगी जहां मार्जिन 50,000, 40,000, 30,000, कोई में 10,000 भी रहा, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है एक लोकसभा इलेक्शन के। तो मेरा ये मानना है कि अगर 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 कांग्रेस का टारगेट, जो मैं मानता हूं पर्सनली इंडिया अलायंस को सक्सीड करने के लिए, कांग्रेस हैज टू क्रॉस 100 सीट, एक 125 सीटें उनको लानी पड़ेंगी मिनिमम। उसमें से आधी सीटें कम से कम हिंदी पट्टी से आनी होंगी बीजेपी के खिलाफ। तो अगर कांग्रेस को 50 सीटें लानी है और उनका कैचमेंट एरिया है तकरीबन 200 सीटें, तो आपको केवल 25% का स्ट्राइक रेट चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सीटों की कोई कमी है इस बेल्ट में जहां पे कांग्रेस अगर अपना ध्यान केंद्रित करे तो वो 200 में से 50 सीटें नहीं ला सकती। खासकर कर्नाटक की जीत के बाद, जहां पे पिछली बार आपके पास 28 या 29 में से एक सांसद था, लेकिन इस बार आप अपना अगर आप स्टेट इलेक्शन का और ईटीजी का अगर आप डेटा देखें तो वहां पे कांग्रेस को तकरीबन 10 परसेंटेज पॉइंट की बढ़त मिल रही है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कांग्रेस गेन कर रही है। तो ऐसे पॉकेट्स हैं कांग्रेस के पास जहां पे अगर वो केंद्रित करे अपना ध्यान, तो वो जो बीजेपी के सामने उनका स्ट्राइक रेट जो 200 में से लोग कहते हैं 15 है, वो 200 में से 50-60 पहुंच सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की एडवांटेज ये है कि वो उन राज्यों में है कुछ ऐसे जहां बीजेपी नहीं है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, ऐसे राज्य जैसे पंजाब, जहां बीजेपी की प्रेजेंस लिमिटेड है या नहीं है। अगर आप उसमें ये सीटें ऐड कर दें जहां पे बीजेपी की नहीं, तो कांग्रेस कंफर्टेबली 100-110 क्रॉस कर सकती है। लेकिन वही बात है कि एक, जैसा कि मैंने कहा और आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि इंडिया का विजन डॉक्यूमेंट अभी सामने नहीं आया है, और मैं ये भी कहूंगा कि अभी तक बीजेपी ने भी शायद अपने सारे पत्ते नहीं खेले हैं, और हमें पता है वो आखिर तक अपने पत्ते खेलते रहेंगे। तो लड़ाई ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, लेकिन दोनों ही पक्षों के पास अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, अपने अपॉर्चुनिटीज हैं, अपने थ्रेट्स, इसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं मैनेजमेंट टर्म में। तो दोनों ही साइड्स के पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं और थ्रेट्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन बन सकता है, लेकिन अगले कुछ महीनों में क्या होगा इस पर। बट आपका सवाल जो था, क्या ये फ्लिप हो सकता है, टू दी एक्सटेंट कि अगर आप 200 में से 50-60 का टारगेट लेके चल रहे हैं, ये एक रियलिस्टिक अचीवमेंट है मुझे लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।